स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और आज हम क्लास 9 से चैप्टर 1 जो कि मैटर अराउंड हस है, और इसको किसी किसी किताब में यूं भी कहा गया है मैटर इन अवर सराउंडिंग, ऐसे भी इसका नाम दिया गया है। तो एनसीईआरटी में इसका जो नाम है वो मैटर इन अवर सराउंडिंग के नाम से दिया गया है वैसे। और बाकी जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक में इसका नाम जो है चैप्टर का मैटर अराउंड अस दिया हुआ है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मैटर अराउंड अस हो या मैटर इन अवर सराउंडिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको मेन जो हमें चीजें जाननी है वो सिर्फ और सिर्फ मैटर के बारे में जानना है। सराउंडिंग सबको पता है कि आसपास की चीजें, अराउंड अस भी आपको पता है आसपास की चीजें, दोनों सेम ही है, बस मैटर के बारे में जानना है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बात मैटर से। मैटर क्या है? हालांकि अभी आपके दिमाग में जब भी मैटर आता है तो आपके दिमाग में दो चीजें आती हैं, या तो लड़ाई या फिर कोई केस। दो चीजें आती हैं। लड़ाई हो जाए दोस्तों की तो क्या फोन कर रहे हैं, भाई मैटर हो गया जल्दी आओ। अब मैटर हो गया, लेकिन क्या है वहां पे वो मैटर अलग है, लेकिन ये मैटर अलग है, तो उसको और इसको दोनों को कंपेयर मत कर लेना, ठीक है। ये मैटर अलग है। अब ये मैटर क्या है? इस मैटर का है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, ऐसी कोई भी चीज जो खुद जगह घेरती हो और उसका खुद का मास हो। ऐसी कोई भी चीज जो खुद जगह घेरती हो और उसका खुद का मास हो, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो अब कुछ भी चीज, ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये मैटर है। ये वाटर बॉटल जो रखी हुई है ये भी मैटर है। तुम लोग यहाँ बैठे हो ये भी मैटर है। जिस फोन से ये वीडियो बन रही है वो भी मैटर है। ये पंखा मैटर है, लाइट मैटर है, बल्ब मैटर है। जो भी चीजें आपको आसपास में दिख रही है और तुम्हें लगता है ये जगह घेर रही है तो वो सब मैटर है। लेकिन कुछ आशिक बोलते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी और की जगह नहीं। कहने का मतलब कि मेरे दिल में, अबे दिल में तुम्हारी जगह आई कहां से? पहले ये बताओ, क्या तुमको लगता है कि फीलिंग्स जगह घेरती हैं? नहीं घेरती। फीलिंग्स जगह नहीं घेरती, और फीलिंग्स की जितनी भी जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें जितनी भी हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजें, वो जगह नहीं घेरती, इसलिए वो मैटर भी नहीं है। सूंघना मैटर है? सूंघना मैटर है, क्योंकि वो हवा से सूंघोगे तुम, ठीक है। और आप ये बताओ, आपका गुस्सा मैटर है? नहीं है। ये क्या है? फीलिंग है आपकी, गुस्सा आ रहा है आपको। प्यार मैटर है? नहीं है। और बेचैनी नहीं है। तो मैटर, अब मैटर क्या चीजें हैं? जो जगह घेर रही है और जिसका खुद का वजन हो या फिर कुछ थोड़ा सा मास हो, थोड़ा हो ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मास होना चाहिए। तो मैटर समझ में आया क्या होता है? मेन ये है कि हमको अगर मैटर समझ में आया, क्योंकि इसी मैटर को खोलते चले जाएंगे पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं करना है, इसी मैटर को खोलेंगे। अब ये मैटर बनता है किसी चीज से। किस चीज से बनता है? पार्टिकल से बनता है। मैटर किससे बनेगा? पार्टिकल से बनेगा। अब पार्टिकल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब पार्टिकल्स की अगर प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज बोलूं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं, तो जो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वही मैटर की होनी चाहिए, क्योंकि मैटर बना किससे? पार्टिकल से। तो बात कर लेते हैं पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम? पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की। पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली बताओ, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। दूसरा, आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। और space between them, they have space between them, space between them, and they are continuously moving, समझ रहे हो? हाँ। अब ये चार चीजें मैंने लिख तो दी, लेकिन अभी आपके दिमाग में आया कैसे? भाई हमको तो नहीं रहा, हम कैसे पता करेंगे कि वो बहुत छोटा होता है? हाँ, कैसे हम कहेंगे कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है? कैसे कहेंगे कि हम वो स्पेस, उनके बीच में स्पेस होता है? और कैसे कहेंगे कि कोई चीज जो उसमें पार्टिकल जो है वो आपस में घूम रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली बार बार घूम रहे हैं? तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। वेरी स्मॉल कैसे प्रूव करूंगा कि पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं? इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं कि आपने एक 10 लीटर का टब लिया, या फिर बोलते हैं हम कनस्तर ले लिया, कनस्तर में पानी भर लिया, या बाल्टी ले ली 10 लीटर की, बाल्टी में पानी भर लिया। साफ पानी भरना है, गंदा पानी नहीं भरना है। साफ पानी आपने भरा और उसमें आपने क्या करा? उजाला नील की शीशी पूरी
डाल दी उसमें। अब वो पानी कैसा हो गया? नीला हो गया। वो पानी नीला हो गया। अब उतनी ही बड़ी दूसरी बाल्टी ले लो, ले ली, उसको आधा भर दिया, आधा भर दिया साफ पानी से, गलत गंदा पानी नहीं, साफ पानी से, साफ पानी से भर दिया। अब जो पहले वाली बाल्टी जो पूरी नीली हो गई थी उसमें से आधा पानी दूसरी वाली में हमने डाल दिया। तो हमने क्या कर देखा कि दूसरी वाली जो बाल्टी है वो भी नीली हो गई, बाल्टी नहीं पानी नीला हुआ है, ठीक है, पानी वो नीला हो गया। अब आपको इस वाली बाल्टी के पानी को क्या कर देना है? बहा देना है, या फिर आप अपनी बनियानों को उसमें डाल करके अपना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने उसको यूज करना है तो यूज करो, नहीं तो फिर आप पियोगे तो है नहीं। फैला दो भाई, फैला दिया। अब उसमें भी दोबारा से नया पानी, नया पानी नहीं, साफ पानी, साफ पानी आपने भरा। साफ पानी भरने के बाद आपको सिंपली क्या करना है? दूसरी वाली बाल्टी जो फुल हो गई है, नीली बाल्टी नहीं पानी, उस पानी को उठा करके दोबारा डाल देना इसमें। अब आप देखेंगे कि वो पानी जो साफ था वो भी नीला हो गया। ये प्रोसेस आपको कम से कम 3-4 बार, 10 बार, 15 बार कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे कि बस नीला, जो नीला कलर है वो फेड होता चला जा रहा है पानी के अंदर से, लेकिन नीलापन पूरा खत्म नहीं हो रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मैटर के, किसके? नील के, नील के जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे थे कि मैंने इतनी बार प्रोसेस को रिपीट कर लिया, लेकिन वो अभी तक पानी में से नहीं निकले हैं, मतलब पूरा फिल्टर नहीं हुआ है। भले ही तुम्हारी नंगी आंखों से तुमको लगे कि ये साफ हो गया, लेकिन आप फिर भी अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो नीले पार्टिकल्स फिर भी दिख जाएंगे आपको उसके अंदर, ठीक है। तो अगर ये इतने छोटे ना होते तो 1-2 बार में निकल जाने चाहिए थे सारे, हैं भाई? इतने छोटे हैं तभी तो इतने सारे प्रोसेस कर लिए, तब भी जाके वो अलग नहीं हो रहे। तो इससे क्या समझ में आता है कि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। दूसरा पार्टिकल है स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। अब स्पेस के लिए कैसे बात करेंगे? जैसे अब गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा टीका ठीक दोपहरी की बात चल रही है, बाहर से कोई भी आए तो बस एक ही चीज मांगता है, शरबत दो या नींबू पानी। कोल्ड ड्रिंक मत मांगना, बहुत बेकार चीज है, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक मत मांगना, स्वदेशी अपनाओ। तो आप नींबू पानी या फिर शरबत मांगेंगे या फिर रुआवजा हो गया आपका, तो आप उसमें देखते हैं कि आपकी जो मम्मी है या फिर आप ही बनाएंगे, तो एक आप पानी लेंगे, पानी के अंदर चीनी मिलाएंगे, चीनी को यूं करके घुमाएंगे अच्छे से, मतलब तो चीनी गायब हो जाएगी थोड़ी देर बाद। अब चीनी गायब हो गई, गई कहां? अब तुमको लगे घुल गई। घुल कैसे गई? चीनी किससे बनी थी? पार्टिकल से। चीनी के पार्टिकल टूटे और कहीं ना कहीं जाके तो सेट हुए होंगे, तभी जाकर के तो गायब हो गई। तो सोचो, अगर पानी के पार्टिकल्स के बीच में अगर जगह ना होती, अगर स्पेस ना होता, तो क्या चीनी के पार्टिकल वहां जाके टिक पाते? नहीं टिक पाते, उन्हें जगह बनाई नहीं जाती। जगह थी तभी तो पहुंच गया, अगर जगह ना होती तो नहीं पहुंचता। और चीनी वही की वही तो हिलाते रहते, उससे कोई कुछ भी नहीं होता, वो मीठी नहीं हो, कुछ होता ही नहीं, मीठा तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि बीच में जगह थी तभी तो जाके ये वाला चीनी वाला पार्टिकल जाके पानी के पार्टिकल्स के बीच में सेट हो गया, तभी तो जाके वो तभी तो मिला। तो इससे क्या समझ में आता है? पार्टिकल है स्पेस बिटवीन देम। तीसरा हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, इसके लिए सिंपल एग्जांपल, ये वो वाला नहीं देंगे अब की बार दूसरा हवा का एग्जांपल देते हैं। तो भाई मम्मी ने खाना बनाया, तुम बोलते तो अरे आज किसी के घर राजमा चावल बन रहे। क्यों भाई? कैसे पता लगा? तुमने सूंघा, कैसे? नाक से, ठीक है। सिंपल है। कैसे गए? नाक से सूंघ लिया, ठीक है। अब आप जब देखो राजमा चावल बन रहे थे कुकर के अंदर, बड़े प्यार से तो नहीं यार, अंदर जल रहे थे पूरी तरीके से, ठीक है। तो राजमा चावल अंदर बन रहे थे उसमें, और राजमा और चावल अलग अलग बन रहे थे, इकट्ठे नहीं बन रहे थे, ठीक है, दोनों अलग अलग बन रहे थे। अब जो महक थी वो महक क्या हुआ? हवा में मिली, हवा में मिल करके मेरे पास आई, मेरे पास क्या तुम्हारे पास भी आ गई होगी, ठीक है। तो अब जब पार्टिकल जो थे किसके? राजमा चावल के पार्टिकल्स, ठीक है, उसके जो पार्टिकल थे वो क्या है? घूमे, कहां पे? हवा में, और घूम करके वो हम तक आए। वो ना घूमते तो क्या हम तक आते?
उसके घर में कुछ भी बनता रहे मुझे पता ही नहीं लगता, ठीक, या तुम्हें भी नहीं पता लगता। एक तो ये हो गया सिंपल एग्जांपल, वो घूम रहे हैं तभी हम तक आया। इसका एक और एग्जांपल है मम्मी वाला। मम्मी हमारी क्या देती है? नहीं, दूध तो गाय देती है, ठीक है ठीक है। मम्मी ने हमारी दूध गर्म किया और रात को हमारी मम्मी हमको इतना प्यार करती है कि वो दूध हमको गर्म दूध देने वाली थी, और उसने दूध पतीले में से निकाला और अपने ग्लास में, हमारे ग्लास में डाला, और ग्लास में चीनी भी डाली। उसके बाद पापा की आवाज आई, यदि सुनती है कुछ काम है, ठीक है। इतने में मम्मी चली गई। हाँ, मम्मी को भूल गई कि मैंने अपने बेटे के लिए दूध रखा था और दूध में क्या था? चीनी। घोलना भूल गई। अब वो लौट के आई, अरे मेरे बेटे का दूध रह गया, वो दूध हो गया ठंडा और वो हमारे पास तक दूध आ गया। उसको लगा कि मैंने घोल दिया था। किसको? माँ को। माँ को लगा कि मैंने घोल दिया, लेकिन उसने घोला ही नहीं। दूध आया हमारे पास, हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, रख दो, हम पी लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे थे? इंस्टाग्राम पे रील देख रहे थे, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे हम रील देख रहे थे। अब रील देखते देखते हमने कहा चलो ठीक है, आप रख दो, हम पी लेंगे। अब जब रील देख ली, बहुत सारी देख ली, अब अंदर से बेचैनी हुई, यार बहुत देख लिया, चलो दूध पी लेते। दूध उठाया और हमने पीना शुरू कर दिया। दूध हमने पीना शुरू किया, दूध हमने पिया, स्टार्ट किया दूध को पीना। जैसे जैसे दूध को पीते जा रहे थे वैसे वैसे दूध मीठा होता चला जा रहा था दूध पिया, ऊपर से दूध पिया, थोड़ा फीका और नीचे आए, थोड़ा मीठा और नीचे आए, थोड़ा और मीठा, नीचे आए और मीठा और नीचे आए। मीठा दूध खत्म हो गया, नीचे देखते चीनी बैठी हुई है। हमने कहा यार ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ कि जैसे जैसे मैं नीचे आया वैसे वैसे दूध मीठा होता चला गया? तो इसका मतलब मैं नहीं आया नीचे, दूध खत्म हो रहा था दूध खत्म हो रहा था। जैसे जैसे दूध खत्म हो रहा था वैसे वैसे मीठा दूध हमें मीठा लग नहीं रहा था, हो गया था, ठीक है। दूध मीठा हो गया था जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे। अब नहीं, दूध खत्म हो रहा था, ठीक है। दूध खत्म जैसे जैसे हुआ, दूध मीठा होने लग गया। अब ये ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे का रीजन देखो। जब दूध गर्म था तभी तो मम्मी ने चीनी डाली थी। दूध गर्म था, दूध के पार्टिकल के पास क्या थी? एनर्जी। इसका नाम क्या था? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी पार्टिकल्स के या फिर किसी भी चीज के हिलने डुलने से निकलती है, प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल, जिसके पार्टिकल ज्यादा गर्म है वो ही तो घूमेंगे। गर्म किसके हैं? दूध के। दूध के पार्टिकल इतने गर्म है, इधर से उधर जहां मन करे वहां घूम रहे हैं, इधर से उधर जाकर टकरा रहे हैं। किसमें? चीनी में जाके चीनी के पार्टिकल से टकरा रहे हैं। अब अगर एक इंसान रख के दूसरे के दे थप्पड़ तो दूसरे वाले में एनर्जी आ जाएगी, वो भी देगा ना रख के, तो दूसरा वाला भी देगा ना। ऐसे जब दूध के पार्टिकल ने उसके चीनी के पार्टिकल को रख के दिया, वो भी उठ के खड़ा हो गया, अब मैं भी पीछा करूंगा इसका। अब उसने पीछा करना शुरू किया। अब क्या है कि अब सारे के सारे पार्टिकल चीनी की और उसमें लड़ाई होने लगी। किसके? चीनी की और दूध के। अब सारे के सारे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि दूध के पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं, और चीनी के पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ली उनसे। किससे? दूध वालों से, है ना, दूध वालों पार्टिकल से, ठीक है। उन्होंने एनर्जी वहीं से ली है। अब जब एनर्जी वहां से ली उन लोगों ने नहीं, पार्टिकल ने, अब एनर्जी ले ली। अब धीरे धीरे क्या होता है कि चीनी के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इधर ऊपर की तरफ, दूध की जो ऊपर वाला तला है उसकी तरफ आ रहे हैं, सरफेस की तरफ। धीरे धीरे आ पाएंगे क्योंकि ज्यादा एनर्जी तो है नहीं, एनर्जी तो कम ही है उनके पास, तो धीरे धीरे आ रहे। उन्होंने सोचा कि यार सारे के सारे ऊपर तक चलेंगे। जितने में वो ऊपर तक आते उतने में दूध ही ठंडा हो गया। दूध ठंडा हो गया, एनर्जी चली गई। तो जब ठंडा हो गया, जहां था वहीं के वहीं खत्म, वहीं रुक गए। तो वहीं रुक गए तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कहां पे होंगे इस टाइम पे? नीचे। वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं ना, तो पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। तो दूध का पानी कह रहा हूं ठीक है। तो दूध है तुम्हारा, जो नीचे का जो पार्ट है वहां पे ज्यादा मीठा है, और जैसे जैसे ऊपर आ रहा हूँ वो फीका होता चला जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। किसके घूम रहे थे ज्यादातर? दूध के पार्टिकल से घूमने की वजह से चीनी के पार्टिकल भी घूमने लग गए, और वो घूम करके ऊपर की तरफ आ रहे थे, लेकिन दूध ठंडा पड़ गया, ठीक है। तो इस बात से तुम्हें क्या समझ में आता है?
पार्टिकल्स घूमते हैं भाई, पार्टिकल घूमते हैं ना, अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो यार सिंपल नियम है, ब्रह्मांड का नियम है, ये ब्रह्मांड का नियम है। हर इंसान या फिर कोई भी चीज किसी ना किसी को अपनी तरफ खींच रही होती है, फिर चाहे कोई भी हो। तुम मुझे खींच रहे हो, मैं तुम्हें खींच रहा हूँ, ये पंखा मुझे खींच रहा है, सबको एक दूसरे को खींच रहा है। ये धरती सूरज को खींच रही है, सूरज धरती को खींच रहा है, और धरती चंद्रमा को खींच रही है, चंद्रमा धरती को खींच रहा है। लेकिन खींच वही पाता है जिसका मास जो होता है वो एक्सपोनेंशियल में ज्यादा होता है, एक्सपोनेंशियल मास होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम धरती की तरफ इसीलिए खींचे चले जाते हैं क्योंकि धरती का मास हमारे मास से बहुत ज्यादा है, धरती का मास हमारे मास से बहुत ज्यादा है, तभी तो हम धरती की तरफ खींचे चले जाते हैं। जिसे हम बोल देते हैं कि इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, बोल देते हैं ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके बारे में पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो हर चीज अपनी तरफ खींच रही है। ऐसे ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी एक दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, मैं भी एक साथ, सब इकट्ठे बैठेंगे। नहीं, बैठ नहीं पा रहे। किसके? गैस के तो बैठ ही नहीं पाते कभी, लिक्विड के और नहीं बैठ पाते। बस बैठ पाते हैं तो किसके? सॉलिड के पार्टिकल बड़े प्यार से टाइटली बैठते हैं, जैसे ठंड लग रही है उन्हें, ठीक है। सबसे ज्यादा ठंड लगती है किसके पार्टिकल को? सॉलिड के, तभी तो चिपक चिपकते रहते हैं। और पार्टिकल अगर चिपक के रहेगा तभी हम पकड़ पाएंगे उसे, ठीक है। इकट्ठे मिल जाते हैं ना सारे, और दूर दूर रहेंगे तो नहीं पकड़ पाते। जैसे गैस के दूर है, पकड़ लेके दिखा दो। पानी के छू के दिखाओगे, पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। मैं छूने में आता हूँ, पकड़ने नहीं आता, है ना, वाला हिसाब है। तो इस बात से क्या, सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। ये बात तुम्हें समझ में आई? इतनी बातें क्लियर है? अब इसमें आपने ये देखा क्या, पार्टिकल्स की देखी थी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम देखेंगे क्या? प्रॉपर्टीज। पहले तो स्टेट्स देखेंगे मैटर की। मैटर की कितनी स्टेट? तीन, मेनली तीन है, लेकिन दो और जुड़ जाती है। कौन कौन सी? प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ो ठीक है। देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम बात करें, स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम बात करें, मेनली हमको बात करनी है किसकी? सॉलिड की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज एक एक करके प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। हाँ, पहली प्रॉपर्टी देखो, स्पेस एंड वॉल्यूम। स्पेस एंड सॉरी शेप एंड वॉल्यूम। हाँ, स्पेस एंड शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो शेप एंड वॉल्यूम, शेप का मतलब आकार, वॉल्यूम का मतलब जगह घेरना। हाँ, शेप का मतलब आकार, वॉल्यूम का मतलब जगह घेरना। कितनी वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब है जितनी जगह घेर रहा है वही उसका हुआ क्या। अब सॉलिड शेप फिक्स होती है, हैं? ऐसा तो नहीं कि कल आज जो वाटर बॉटल गोल है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, वो कल जाकर के देख रहे हैं क्यूबिकल फॉर्म में आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना, चेंज तो नहीं हो जाएगी अपने आप, नहीं होगी ना। तो क्या समझ में आता? और वॉल्यूम जितनी जगह आज घेर रही है उतनी कल घेरेगी वाटर बॉटल। ऐसा तो नहीं है ना कि कल ज्यादा घेर लेगी, है, बोलेगी नहीं आज मेरे अंदर ताकत आ गई, आज जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज ये खेत मेरा। ऐसा कुछ तो नहीं है। तो जितनी जगह आज घेर रही है उतनी कल घेरेगी। तो कह सकते हैं कि हम यहाँ पे दोनों चीजें फिक्स होती हैं। सॉलिड में दोनों चीजें फिक्स होती हैं? नो सर, सॉलिड में दोनों चीजें फिक्स होती हैं। सॉलिड में शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड में, अब देखो लिक्विड का क्या है, लिक्विड में एक एग्जांपल लेते हैं पानी का। पानी बोतल में डाल दूं तो बोतल जैसा, फर्श पे डाल दूं तो फर्श जैसा, है, पेट में डाल दूं तो पेट जैसा, ठीक है। जहां भी डाल दूं वहीं जैसा हो जाता है, उसी की शेप ले लेता है। जिस भी कंटेनर में डाल दूं, कंटेनर कुछ भी हो सकता है, चाहे तुम्हारा पतीला हो, भगोना हो, गिलास हो, कटोरी हो, और भी कुछ होता है क्या, चम्मच हो, और कुछ प्लेट हो, हैं, कप हो, और टब हो, हैं, ड्रम हो, कुकर, हाँ, सब लेके आओ, कनस्तर, ठीक है, सब कुछ। तो जिस चीज में भी हम डाल दें, जिस भी चीज में हम पानी को घेर देंगे, पानी उसी की शेप ले लेगा। तो कहने का मतलब लिक्विड उसी की शेप लेता है जिस भी कंटेनर में वो होगा, है ना।
लेकिन 1 लीटर पानी है, वाटर बोतल में है तो वो भी तब भी 1 लीटर है, भगोने में डाल दूं तब भी 1 लीटर है, कुकर में डाल दूंगा तब भी 1 लीटर ही होगा, ग्लास में डाल दूंगा तब भी 1 लीटर ही होगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आती है कि भाई इसकी शेप फिक्स नहीं होती लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिक्स वॉल्यूम बट नॉट शेप, बट नॉट शेप उसकी फिक्स नहीं होती। गैस की, इसको तो बोलो ही मत, इसकी तो बोलो ही मत। अब इसका क्या है कि इसे जितनी जगह दे दो वही कम है। वो बोल ये घर का सबसे छोटा बच्चा है जो सबसे बिगड़ैल है, जिसको घर में अगर पापा या फिर मम्मी कुछ भी लेके आए तो इसका पूरा हिसाब, पूरी नीयत इसकी ये होती है कि ये सारा मेरा है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा है, ठीक है, अर्पित है उसका नाम। ठीक है, चलिए। तो इसका क्या है, ना ही फिक्स, ना तो फिक्स शेप होती है, ना ही फिक्स, नो फिक्स वॉल्यूम, ना तो वॉल्यूम ही फिक्स होता है। ठीक है भाई। और अगली एक और अगली प्रॉपर्टी, एनर्जी। एनर्जी, पार्टिकल जिसके ज्यादा घूम रहे होंगे उसके पास एनर्जी ज्यादा है। सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके घूमते हैं? गैस के। तो यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगी, उससे कम लिक्विड के घूमते हैं, मॉडरेट, उससे कम सॉलिड के घूमते हैं। एनर्जी का ये है। और उसके बाद फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब बहना, बहना 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 नहीं है ये बहन वाला बहना नहीं है, ये बहना है, ठीक है, महंगा भी नहीं है। ठीक है, ये बहना है। तो ये फ्लूइडिटी मतलब बहना। अब बहेगी कौन सी चीज? आज इस फॉर एग्जांपल कोई भी सॉलिड चीज को ले लेते हैं हम, इस स्टिक को ले लेते हैं और इसको मैं धरती पर रख के बोलूं बह जा, क्या ये बहेगी? नहीं बहेगी। तो सॉलिड को बहता ही नहीं है, हाँ? तो इसमें बोल देते हैं इट डज नॉट फ्लो, इट डज नॉट फ्लो, ये नहीं फ्लो करता। लिक्विड बहता है जी, बहता है। कहाँ? हाइयर से लोअर की तरफ। ये बहता है कहां से? हाई से लो की तरफ, है ना? ऐसा कोई नहीं है ना कि हाँ नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ पानी चढ़ के जा रहा है। हाँ, वो झरना बाद में देखेंगे, वो झरने के बारे में, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि पानी यहां से उठा चढ़ गया, वहां देख रहे हैं हम, हाँ यहाँ पे एक गिलास पानी गिरा था नीचे, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं वो दीवार के साथ चढ़ता हुआ वहां पे है, अब उसको उतारना पड़ रहा है। आजा भाई। ऐसा तो नहीं, पानी अगर वहां से गिरेगा तो नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो हाई से लो की तरफ पानी, वो पानी क्या मतलब लिक्विड जो होते हैं हाई से लो की तरफ जाते हैं। गैस ये सबसे ज्यादा बहती है, इसकी तो बात ही छोड़ दो। जरा सा घर में सिलेंडर लीक हो जाए, हर कमरे में सूंघ लो, हर कमरे में सूंघ लो इसको, ये है इसका। तो ये मैक्सिमम सबसे ज्यादा बहती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, अगली है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाना, पिचकाना, दबाना या फिर पिचकाना। सॉलिड को आप दबा सकते हैं, दबा सकते हैं, सॉलिड को पिचका दोगे। मैं अभी आपके हाथ में एक बट्टा दे दूं 50 किलो का और तुम कहो दबाओ, हाँ, फिर 50 किलो का तुम उठा ही नहीं पाओगे। 5 किलो का देते हैं, वो भी ज्यादा हो जाएगा, 2.5 किलो का, वो भी ज्यादा, 2 किलो का, ठीक है, 2 किलो का बट्टा देते, कहते पिचका इसको, पिचका नहीं पिचकेगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसके लिए? डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। और ये वाला नियरली डिफिकल्ट, नियरली डिफिकल्ट, और ये सबसे आसान है, इजी। हवा को पिचकाना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल साइकिल, साइकिल के टायर में से जब हवा निकल जाए तो पंप से हवा किसी ने भरी है, हाँ, तो वो जो पंप से आप हवा भर रहे हैं, जो वो पंप है, उस पंप में क्या होता है कि हवा भरी हुई है, आप ऊपर से उसके हैंडल को दबा रहे हो,
तो क्या हो रहा है कि वो हवा को प्रेस कर दे रहे हो आप, प्रेस करने के बाद में वो हवा जाकर आपकी कहां, टायर में जा रही है ना। और एक और इसका एग्जांपल है, आपने वो देखी है ना निडल, निडल नहीं सुई देख लेते, सिरिंज, सिरिंज देखी है ना। आप सिरिंज, खाली सिरिंज लो, उसको यूं पूरा खोल लो, पूरा ढक्कन से बाहर नहीं निकाल देना उसे, लास्ट तक बस उसको खींच देना है और आगे से उसका मुंह बंद कर दो, ठीक है। सिरिंज का आगे से मुंह बंद करेंगे, अब इसको दबाओ यूं, इधर से आप दबाएंगे देखोगे सिरिंज पूरी की पूरी दब जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या थी, गैस। जब तक हवा होगी तब तक वो प्रेस होगी। भाई पानी भर दो फिर पिचका के देखो, नहीं होगी, ठीक है। और अब यूं जब तक दबाएंगे तब तक दबेगी, फिर छोड़ दोगे भाई कि भाई फिर वापस आ जाएगी, क्योंकि हमने एक तरफ से उसको दबा के रखा हुआ। तो उससे क्या समझ में आता है हमको कि गैस सबसे ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। और आगे क्या है, मूवमेंट, क्या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किसके मूव करते हैं, गैस के। तो मैक्सिमम, उससे कम लिक्विड के, क्या बोलेंगे यहाँ पे, मॉडरेट, उससे कम सॉलिड के, ये तो मिनिमम है। फिर इसके बाद क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब समझो पहले तो, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर मैं कंचे भरना शुरू करूं, कंचे जानते हो ना सब लोग, खेले है ना वो एंड पिल, हाँ एंड नहीं खेला किसी ने, कल्ली जोड़, हाँ सबने खेला ना, ठीक है। तो ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर हम क्या भरेंगे, कंचे भरेंगे। ये वॉल्यूम फिक्स रहने वाला है, इसी बॉटल को रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इस बॉटल को ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। मैंने एक कंचा डाला, मैंने 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, 5 डालता चला गया। एक टाइम बाद क्या होगा, ये भरेगी, ये भर जाएगी। इसकी ये जैसे जैसे भरेगी वैसे वैसे इसका वजन भी बढ़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे इसमें पार्टिकल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके अंदर क्या होगा, इसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो डेंसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर और फिक्स वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम फिक्स है इसका, इससे ऐसा नहीं कि इसमें हमने ज्यादा कंचे डाल दिए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नहीं, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम उतना ही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो क्या है, डेंसिटी बढ़ेगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो वजन भी बढ़ेगा, है ना। डेंसिटी बढ़ रही है तो वजन भी बढ़ता है, और डेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी बढ़ते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ते हैं। तो अब मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें ज्यादा होंगे वही पकड़ में आएगा। पकड़ में कौन आ रहा है, सॉलिड, ठीक है। तो मैक्सिमम किसकी होती है, सॉलिड की, और इसकी मॉडरेट, और इसकी मिनिमम होती है, समझे। और उसके बाद इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल इंटर पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। कितनी बार लिखवाओगे भाई स्पेस, स्पेस शायद लिखा था पहले भी, नहीं लिखा, नहीं लिखा, स्पेस। चलो स्पेस का क्या है, सबसे ज्यादा स्पेस किसके बीच में होगा, गैस में, जिसके पार्टिकल जितने दूर, दूर किसके हैं, गैस के दूर है, और इसका मॉडरेट होगा, और इसके मिनिमम होगा, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है, हाँ उसके आगे चलें, चलो अगला क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। पहले डिफ्यूजन का मतलब जानो। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी एक पार्टिकल्स का, किसी एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स का
दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल में घुल जाना, मिल जाना। घुलना, घुलेगा कहाँ? पानी, वो लिक्विड में। मिलेगा कहाँ? गैस में। ठीक है, घुल जाना या फिर मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर है और आप 2 दिन से नहाए नहीं है और उसमें बहुत गंदी बदबू मार रही है। उस बदबू से बचने के चक्कर में लेकिन आप इतने ही बेकार और वाहियात किस्म के इंसान हैं कि आप नहाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आपने सोचा कि क्यों ना एक डीओ मार लिया जाए। तो आपने क्या किया कि परफ्यूम अपना पूरा छिड़क लिया, हटाओ यार कौन नहाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपने किया। अब क्या हो रहा है कि आप पहले बदबू आ रही थी, अब खुशबू आएगी, लेकिन अब क्या हो रहा है? वहां पे डिफ्यूजन हो रहा है। बदबू के पार्टिकल्स में खुशबू के पार्टिकल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, है ना। अब डिफ्यूज, जिसके पार्टिकल ज्यादा होंगे उसी की तो महक आएगी। पार्टिकल किसके ज्यादा हो गए? अब परफ्यूम के हो गए, है ना। तो अब वो होने लग गया। चलो, ये बहुत ही वाहियात एग्जाम्पल था। अब तुम्हारा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, वही राजमा चावल वाला। पार्टिकल डिफ्यूज हुए थे ना, किसके? राजमा चावल के पार्टिकल्स डिफ्यूज हुए थे किसमें? गैस के पार्टिकल्स में डिफ्यूज हुए थे, मिले थे। वो मिले थे तभी जाकर के हमारी नाक तक आई थी, ठीक है ना। तो वो डिफ्यूजन था तुम्हारा। तो अब ये आप बात समझ में आई। अब सबसे अब देखो, जिसके पार्टिकल में जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल का स्पेस किसमें है? तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा कहां होगा? गैस में होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम। उसके बाद तो तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं, कम, उससे कम यहां मॉडरेट, उसके बाद यहां मिनिमम। सॉलिड में बहुत कम डिफ्यूजन होता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत कम होता है। फिर उसके बाद क्या है? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन में तुम्हारा क्या है? पार्टिकल किसके ज्यादा चिपक के बैठे हुए हैं? सॉलिड के। तो सबसे ज्यादा कहां होगा? मैक्सिमम यहां पे होगा, मॉडरेट यहां और मिनिमम यहां पे। समझ गए? और अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं इसके दिखने में, ठीक है भाई। देखो, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड, ठीक है। या फिर कॉम्पैक्टली भी बोल सकते हैं हम, क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या है? ये ऐसे चिपके होते हैं, इनको ठंड लग रही होती है, ठीक है। समझ रहे हो? ए, क्या बन रहे? ठीक है। इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज में होते हैं, ठीक है। और इसके क्या होते हैं? स्पार्शली, ठीक है, स्पार्शली या फिर लिटिल। अब यहां इसके पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं भाई, समझ रहे हो? इसके क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं, हाँ, फार। ये लो, ठीक है। ये कौन है? गैस है। इसके पार्टिकल ऐसे होते हैं, समझे? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल समझ में आया? उसके बाद क्या है? खत्म हो गया। चलो, फिर आगे का जो, अब इसके साथ क्या होता है ना, हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आधा। और इतना ना, ये तुम्हारे चैप्टर के आधे सवालों का जवाब दे देता है। ये जो टेबल है, ये आपका सब चैप्टर के आधे सवालों का जवाब दे देता है। उसके बाद जो चीजें स्टार्ट करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए, फिर उसके बाद क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट है ना?
लेटेंट हीट ही है ना, या फिर कुछ और ही है? पहले तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना। देखो मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? पिघलना। बताने की जरूरत है? फ्रीजिंग का मतलब क्या है? जम जमना या जमाना। और भी क्या होता है? बॉइलिंग भी होता है। बॉइलिंग मतलब उबलना। मेल्टिंग मतलब पिघलना, बॉइलिंग मतलब उबलना, फ्रीजिंग मतलब जमना। पिघला दो, उबला दो, जमा दो। ठीक है, पिघला दो, उबला दो, जमा दो। दही नहीं जमाना। आगे मेल्टिंग मतलब पिघलना। अब पॉइंट लगा दूं मैं यहां पे एक शब्द, यहां भी पॉइंट लगा दूं और यहां भी पॉइंट लगा दूं। बेशर्मो, तुमको पता ही लगा मैंने पॉइंट लिखा है, लगाया नहीं है। पॉइंट मैंने लिखा है, लगाया नहीं है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखो वो टेम्परेचर, मैंने क्या करा, एक थर्मामीटर लगा दिया, चीजें पिघल रही है, शुरू हो रही है, पिघलना शुरू होंगी। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आके चीजें पिघलना शुरू कर देंगी, सिर्फ पिघल नहीं जाएंगी पूरी, शुरू कर देंगी। जस्ट द टेम्परेचर एट विच थिंग्स जस्ट स्टार्ट टू मेल्ट। वो टेम्परेचर जहां पे चीजें जस्ट स्टार्ट कर देती है क्या करना? मेल्ट कर देना। तो वो क्या होता है तुम्हारा? मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है फिर? वो टेम्परेचर जहां से चीजें उबलना शुरू कर देंगी, वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है फिर? जहां चीजें जिस टेम्परेचर से चीजें जमना शुरू कर देंगी, वो क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट। जमना नहीं हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, जमना। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब इनकी डेफिनेशन लिखना जरूरी है क्या? नहीं ना, वो नोट्स में दे रखे हैं, तुम्हें अपना देख लेना। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? लेटेंट हीट या फ्यूजन। फ्यूजन तो बाद में है, लेटेंट हीट देखो पहले। ठीक है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन एनर्जी। क्या? हिडन एनर्जी। अब हिडन एनर्जी कौन सी है? अब हिडन एनर्जी जो है तुम्हारी, वो है, देखिए, जैसे आपने एक काम किया होगा कि वो, हाँ, एक पतीले के अंदर क्या है? बर्फ है। पतीले के अंदर बर्फ इसलिए क्योंकि आपने कल रात को पतीला फ्रिज में रखा था पानी भर के, इसलिए बर्फ है। आपने फ्रिज से बर्फ निकाल ली। आपने क्या किया? फ्रिज से बर्फ निकाल ली और पंखे को चला लो, ड्रामे ना करो। ठीक है, और आपने क्या करा? आपने उसको क्या किया? बर्फ को बाहर निकाला फ्रिज से, और आपने थोड़ा सा उसमें छेद करके ड्रिल मशीन से, ऐसे दिमाग मत चलाना। ठीक है, आपने क्या किया? उसमें एक लेबोरेटरी का थर्मामीटर डाल दिया। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो चीजें पिघलना शुरू करेगी, क्या? बर्फ पिघलेगी। अब बर्फ जब पिघलेगी ना, एक तरफ तो बर्फ पिघल रही है और एक तरफ पिघलने के बाद जो उसी पतीले के अंदर पानी जो पिघल गया, बन गया है, हेलो, जो बर्फ जो है वो पानी जो बन गई है, आप देखेंगे कि पानी का टेम्परेचर भी 0 है, बर्फ का टेम्परेचर भी 0 है। लेकिन आप नीचे से क्या कर रहे थे? आपको एक और काम करना था, उस पतीले को गैस पे रख देना था। किसको? पतीले को। लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए? बर्फ होनी भी चाहिए। उस बर्फ से भरे हुए पतीले को आपने गैस के ऊपर रखा और आपने 2 थर्मामीटर लगा दिए, एक किसके? एक बर्फ के लिए और एक पानी के लिए। नीचे से आपने सिलेंडर की गैस चल रही है धड़ाधड़, कोई दिक्कत नहीं है। एलपीजी का सिलेंडर 1100 रुपए का आ रहा है, उसकी गैस बड़े अच्छे से तुम फूक रहे हो। आप फूक रहे हो उसको, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कि
पानी का टेम्परेचर भी 0 ही है जो पिघल के बन गया है, और जो बर्फ है उसका टेम्परेचर भी 0 ही है। तो नीचे से जो आग लगाई थी ये गई कहां? ये जो मैंने नीचे से आग लगाई थी जिसकी वजह से टेम्परेचर पानी का बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वो एनर्जी गई कहां है? वही है तुम्हारी लेटेंट हीट, क्योंकि जो भी एनर्जी आप लगा रहे हो ये एनर्जी यूज हो रही है किस चीज के लिए? उस बर्फ को पानी बनाने के लिए। तो वो एनर्जी जो किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए यूज हो जाती है, वो एनर्जी किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए यूज हो जाती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है? लेटेंट हीट। अभी सिर्फ लेटेंट हीट की बात चल रही है, फ्यूजन और वेपोराइजेशन अभी स्टार्ट नहीं किया है। लेटेंट हीट का मतलब सिर्फ जान जाओ कि वो एनर्जी जो किसी भी मैटर की स्टेट को जस्ट चेंज करने के लिए जो एनर्जी यूज करते हैं हम लोग, वो एनर्जी क्या होती है? लेटेंट हीट, या फिर इसको हम हिडन एनर्जी बोलते हैं। अब इसी लेटेंट हीट में अगर हम लगा दें फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। फ्यूजन क्या है? चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid into liquid at room temperature. At room temperature. Latent heat of fusion क्या हो गई? Amount of energy required to convert 1 kg of solid. 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एनर्जी लगेगी वो एनर्जी क्या होगी तुम्हारी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। अब इसी में एक और होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, समझ गए? अब वेपोराइजेशन का मतलब आपको पता है कहां से लिक्विड से गैस बनना है, लिक्विड से गैस बनना है। तो इसका क्या बन जाएगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट, और वी कैन से गैस स्टेट, गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है? 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो क्या होती है आपकी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है? फिर क्या है उसके बाद? सब्लिमेशन। अच्छा, ये सब्लिमेशन वगैरह आगे सारे इकट्ठे, कोई नहीं, वो बता देते हैं। उसको मिटा दूं, उसको लास्ट वाला है ना अब तो टॉपिक, उसके बाद इवेपोरेशन है। कोई नहीं, पहले इवेपोरेशन बता देते हैं, या फिर वो बात पहले इवेपोरेशन। ठीक है, ठीक है, पहले इवेपोरेशन बता देते हैं। देखो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है। क्या? सरफेस फिनोमिना। ये ना सरफेस पे होता है। कभी भी आप देखेंगे नदी के अंदर, अगर नदी के अंदर इवेपोरेशन होता है, बॉइलिंग नहीं होती है। नदी के अंदर से जब भी आप पढ़ते हैं वाटर साइकिल में, वहां पे इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हो। कभी बॉइलिंग के बारे में पढ़ लिया क्या? वहां पे नहीं पढ़ा ना। ये इवेपोरेशन जो होता है हमेशा सरफेस पे होता है। जो भी नदी का ऊपर वाला पानी जो होगा ना, इवेपोरेशन सिर्फ वहीं पे हो रहा होगा। ठीक है? ऊपर का जो सरफेस है जो नदी का, ठीक है, नदी के पानी का जो ऊपर का सरफेस है वहां पे इवेपोरेशन हो रहा होगा, उसके नीचे इवेपोरेशन नहीं होता है। तो इसीलिए बोलते हैं इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है।
इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। और बाकी आपको भी पता है कि इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस बन रहा होता है। क्या लिक्विड से गैस बन रहा होता है। अब इवेपोरेशन को अफेक्ट करती हैं कुछ चीजें, क्या अफेक्ट करती हैं। अब इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाली कौन सी चीजें हैं? एक तो है तुम्हारा टेम्परेचर, टेम्परेचर है, और सरफेस एरिया है, और विंड स्पीड है, और एक ह्यूमिडिटी है। ठीक है। अब देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब अगर बढ़ाया तो गर्मी बढ़ गई, घटाया तो गर्मी घट गई, है ना। टेम्परेचर बढ़ा दिया, कहने का मतलब सूरज अपने प्रकोप में आ गया। सूरज अपने प्रकोप में आता तो गर्मी बढ़ती है, और गर्मी बढ़ती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कपड़े सूख क्यों गए? क्योंकि कपड़ों के अंदर जो पानी था वो इवेपोरेट हो गया, है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन तेज होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन भी बढ़ा, और टेम्परेचर घटेगा तो घट जाएगा। सरफेस एरिया मतलब फैला देना, सरफेस बढ़ जाए। तुम्हारी मम्मी तुमको चावल निकाल करके थाली में देती है, क्यों नहीं वो तुम्हें गिलास में दे देती? ले गिलास में चावल, इसमें दाल पड़ी हुई है, इसमें चावल है, ले चम्मच खा। ऐसा तो नहीं होता ना। मम्मी किसमें देती है? थाली में। क्यों? मम्मी को भी पता है, उसको साइंस आती है। किसको? मम्मी को। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मेरे को साइंस आती है। मम्मी को पता ही नहीं है। मम्मी को पता है बेटा पढ़ाना शुरू कर देंगी, ठीक है। मम्मी को भी साइंस आती है। मम्मी ने फैला करके थाली में हमें चावल दे दिए ताकि मेरे बच्चे को ठंडे ठंडे चावल बड़े प्यार से मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने फैला दिया, क्यों? क्योंकि चावलों का सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन जल्दी हुआ, और इवेपोरेशन जल्दी होने की वजह से चावल जल्दी ठंडे हो गए, और हमें खाने में आनंद आ गया, हमारा मुंह भी जला नहीं। तो सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ता है, और सरफेस एरिया घटेगा तो इवेपोरेशन घटेगा। विंड स्पीड, हवा तेज चलेगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, सूख गए मतलब इवेपोरेशन जल्दी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हवा तेज तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, और हवा घटे, स्पीड घटेगी तो ह्यूमिडिटी का मतलब उल्टा होता है, ह्यूमिडिटी अलग होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है ये हवा के अंदर पहले से पानी है, हवा के अंदर कितना पानी है ह्यूमिडिटी बताती है। सोचो अगर हवा के अंदर पहले से वेपर है तो इवेपोरेट होने के बाद वो कहां जाना है? हवा में। अरे कोई भी चीज इवेपोरेट होगी तो जाएगी तो हवा में ही। पानी इवेपोरेट होगा तो हवा में तो जाएगा, और हवा पहले से ही पानी से भरी हो तो फिर एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी, मतलब वाटर वेपर ज्यादा है हवा के अंदर, तो इवेपोरेशन धीरे होने वाला है। और इसके अंदर अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन तेज होगा। ये बात समझ में आई? तो इसका तो डायरेक्ट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। सरफेस एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। विंड स्पीड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, लेकिन ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा, और ह्यूमिडिटी घटेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ये बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? और इवेपोरेशन तुम्हारा कूलिंग इफेक्ट भी देता है। इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आपके हाथ पे पेट्रोल गिर जाए तो आपको ठंडी लगती है। आप गर्मी में आए बहुत ज्यादा ही चिपचिपा रहे थे किससे? पसीने से, और आपकी जो बनियान थी आप एकदम पंखे के नीचे आए और आनंद आ गया, स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग में आ गए हैं। ऐसा कुछ देख कर ऐसा कुछ फीलिंग आती है ना कि अपनी से भगवान है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? इसकी जो हवा थी, किसकी? पंखे की। पंखे की जो हवा थी वो हमारी किस पे पड़ी? बनियान पे पड़ी। अब विंड स्पीड बढ़ गई ना, विंड स्पीड बढ़ गई, और हमने क्या बताया? विंड स्पीड बढ़ती है तो इवेपोरेशन बढ़ता है। विंड स्पीड बढ़ी तो इवेपोरेशन बढ़ गया, और विंड स्पीड बढ़ी तो मेरे बनियान के ऊपर इवेपोरेशन बढ़ गया। और मुझे कैसा लगेगा? अब ठंडा लगेगा, ठंडा ठंडा, कूल कूल, डर भी कूल, ठीक है। आगे इसका तो तुम्हें समझ में आया, कूलिंग इफेक्ट देता है। और एक और चीज होती है मटका,
ठंड गर्मियों में मटके का पानी लोग ज्यादा पीते हैं। क्यों? तुम लोग तो फ्रिज का पीते हो यार, तुम शहर वाले लोग। ठीक है, मटके का पीते हो, अच्छी बात। चलो, अब मटका जितना धूप में रखा होगा उतना पानी उसके अंदर ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या इवेपोरेशन तेज होगा, और जितना ज्यादा इवेपोरेशन उतना ठंडा। हाँ, समझ गए? ये बातें क्लियर है? तो ये सब तुम्हारा हो गया। फिर उसके बाद एक लास्ट चीज जो तुम्हारी रह गई है उसे खत्म करके इस चैप्टर का दी एंड कर देते हैं। ठीक है, और देखो ये है तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो जब भी मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूं तो मैं क्या दे रहा हूं? हीट दे रहा हूं। जब भी मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूं तो क्या दे रहा हूं? हीट दे रहा हूं। और यहां से इधर की तरफ जाऊंगा तब भी हीट ही दूंगा, और मैं लौट के आऊंगा तो उसको ठंडा करूंगा। ठीक है, अगर मैंने इसको हीट किया सॉलिड को तो क्या होगा? मेल्टिंग होगा। मेल्टिंग होगा ना। और एक और चीज होगी, क्या? फ्यूजन होगा। हाँ, और लिक्विड से भी और हीट कर दिया तो गैस हो। लिक्विड को और हीट कर दिया तो गैस। तो यहां पे क्या होगा? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन भी होगा। अब गैस से इधर आए लिक्विड में कंडेंसेशन होगा, और इधर किया तो ये होगा सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन और एक और फ्रीजिंग शब्द भी यूज होता है यहां पर। ठीक है, अब कभी कभार हम बहुत तेज बन जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बना देते हैं बिना लिक्विड में चेंज किए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और कभी गैस को डायरेक्ट बना देते हैं तो इसको बोल देते हैं हम डिपोजिशन। क्या? डिपोजिशन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड। The conversion of solid into gas without converting into liquid is known as sublimation, whereas the conversion of gas into solid directly without converting into liquid is known as deposition. तो ये बातें क्लियर हैं? कोई दिक्कत? सॉलिड से लिक्विड में जाने वाला एक एग्जांपल कपूर। कपूर सॉलिड होता है। कपूर नहीं जानती? कपूर को जलाइए वो डायरेक्ट गैस बन जाता है। नेफ्थलीन बॉल्स, टॉयलेट में यूज होने वाली जो गोलियां होती हैं वो नेफ्थलीन वाली, वो वाली जो होती हैं वो भी यही सब्लिमेशन होता है वहां पे। ये बात समझ में आई? तो इतनी बातें थी इस चैप्टर में, और बाकी इससे रिलेटेड जो भी नोट्स दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे याद कर लेना। इसी के साथ खत्म करते हैं इस चैप्टर को। 1 शॉट वीडियो थी, तो आप बताना हमें कि कैसी भी आपको वीडियो लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।